है इंडियन आर्किटेक्चर ऑफ मेडिवल इंडिया। इससे पहले हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया के आर्किटेक्चर के बारे में बात करी थी। आज हम लोग शुरुआत करेंगे मेडिवल इंडिया की। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर मेडिवल इंडिया के आर्किटेक्चर की शुरुआत कहाँ से हुई। So the Indian rulers started arriving in India with the conquest of Sindh by Arab in 712 AD. तो जितने भी आपके इस्लामिक रूलर्स थे उनका भारत में आगमन कब से होना शुरू हो गया? तो जब सिंध जो है उस पर जब अरब्स ने अपना कब्जा जमा लिया, उस पर विजय प्राप्त कर ली 712 AD में, उसके बाद से ये जो इस्लामिक रूलर्स थे वो आपके भारत में आने शुरू हो गए। By 12th century AD, the throne of Delhi had been occupied by an Islamic ruler, which marked the beginning of the medieval period of Indian history. So basically 712 से तो इस्लामिक रूलर्स का आना की शुरुआत हो गई और 12वीं सदी में क्या हुआ कि जो दिल्ली के तख्त पर एक आपके इस्लामिक रूलर ने ऑक्यूपाई कर लिया और वहां से फिर जो आपका इंडियन हिस्ट्री के मेडिवल पीरियड की शुरुआत होती है। ठीक है, जब आपका इस्लामिक रूलर दिल्ली के थ्रोन पर उसने बैठा या दिल्ली के सिंहासन पर जब से उसने कब्जा किया, उसके बाद से हम लोग कहते हैं कि हमारे मेडिवल पीरियड की शुरुआत हो गई है। और उनके आने से, इस्लामिक रूलर्स के आने से क्या हो गया, तो आपके आर्किटेक्चर में नए नए तरह के एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि आपका कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होता है? तो इट्स एन आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, यानी अगर आप किसी भी चीज को बहुत खूबसूरती से लिखते हैं ना तो उसे हम लोग कैलीग्राफी कहते हैं। तो आप देखेंगे कि अब जो हमारा आर्किटेक्चर है उसमें कैलीग्राफी एक बहुत ही कॉमन एलिमेंट के तौर पर यूज होता है। और ये कैलीग्राफी जो हमारे न्यू रूलर्स थे, जो इस्लामिक रूलर्स थे, उनके टेस्ट को रिफ्लेक्ट करता है कि वो किस तरह से चीजें एक्सपीरियंस करते थे। बट द लोकल आर्किटेक्ट रिटेन्ड सम फ्लेवर्स ऑफ लोकल आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन। ये तो बाहर से आए थे, इनके खुद के अपने एक टेस्ट था, ये उनका खुद का कुछ आइडिया था, लेकिन जो लोकल आर्किटेक्ट्स थे जो कि पहले से वहां पे रहे, उन्होंने कोशिश की कि जो हमारा ट्रेडिशनल फॉर्म है आर्किटेक्चर का, उसके कुछ फ्लेवर्स को रिटेन करने की। और इसीलिए जो हमारा नया स्टाइल निकल के आया मेडिवल इंडिया में, उसमें पर्शियन स्टाइल और इंडियन स्टाइल, इन दोनों का ही मिक्सचर देखने को मिलता है। पर्शियन स्टाइल हमारे इस्लामिक रूलर से देखने को मिलता है और इंडियन स्टाइल जो हमारे लोकल आर्किटेक्ट है उनके जरिए देखने को मिलता है। सो ओवरऑल मेडिवल इंडिया में आपको पर्शियन स्टाइल और इंडियन स्टाइल दोनों का ही मिश्रण मिलेगा और इसीलिए इस टाइम के आर्किटेक्चर को हम लोग इंडो इस्लामिक या फिर इंडो सार्केनिक आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में और डिटेल से। So during this period, the use of arc and domes became eminent. तो अगर आप इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में यानी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के जितनी भी तरह की बिल्डिंग्स बनी हैं उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो आर्क और डोम्स हैं वो उसमें आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और चूंकि आर्क्स और डोम बहुत प्रिविलेंट हो गए हैं, इस स्टाइल को हम लोग कहते हैं एक्रूएट स्टाइल। ओके, और जो पहले हमारा जो ट्रेडिशनल स्टाइल होता था उसको कहते थे ट्राबीट स्टाइल। ट्राबीट स्टाइल में क्या होता था कि आपके वर्टिकल लाइंस होते थे और वो आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस को सपोर्ट करे, मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है वो थोड़े कॉमन थे। ठीक है, बीच में आपका खाली जगह होता था, लेकिन अब आर्क जैसा, डोम जैसा स्ट्रक्चर जो है वो प्रिविलेंट हो गया। डोम्स और आर्क जिस स्टाइल में कॉमन होते हैं उसको हम लोग आर्कुएट स्टाइल कहते हैं, जबकि जिसमें आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस अगर होते हैं उसे हम लोग ट्राबीट स्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था मीनार्स का इंट्रोडक्शन। अब ज्यादातर मस्जिद या मज़ूलियम को अगर आप देखेंगे जो कि इस्लामिक रूलर्स के द्वारा बनवाए गए थे, उनमें आपको मीनार्स का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। फिर कंस्ट्रक्शन में सीमेंटिंग एजेंट के तौर पर मोर्टर का इस्तेमाल होने लगा था और जो आर्किटेक्चर थे वो उसमें ह्यूमन और एनिमल फिगर्स को अवॉइड किया जाता था। यानी कि अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे कि बहुत तरह के एनिमल फिगर्स या फिर ह्यूमंस उसको आर्किटेक्चर में यूज किया जाता था, उनके स्कल्पचर को। लेकिन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में ह्यूमन और एनिमल फिगर्स को पूरी तरह से अवॉइड किया जाता था, उसका इस्तेमाल नहीं होता था। अगर आप हिंदू आर्किटेक्चर की बात करें, मंदिर वगैरह की बात करें, तो वो काफी कंजस्टेड हुआ करते थे। लेकिन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के तहत जो भी बिल्डिंग्स आपके बनते थे वो काफी ज्यादा स्पेशियस होते थे, उनमें काफी स्पेस होता था, काफी वो बड़े बड़े होते थे और उनकी जो चौड़ाई होती है वो भी काफी अधिक होती थी। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के। कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं।
So while the previous structures used sculptures as a means of decoration, the Indo-Islamic architecture used calligraphy. तो देखिए दोनों में डिफरेंस है. अगर आपसे कोई पूछे कि जो पहले का हमारा आर्किटेक्चर था एंशिएंट पीरियड का और मेडिवल पीरियड में क्या क्या अंतर है, तो इस तरह के अंतर आप कोट कर सकते हैं कि पहले वाले कंजस्टेड हुआ करते थे, अभी वाले स्पेशियस थे. पहले वाले में आपके डेकोरेशन के तौर पर हम लोग स्कल्पचर्स का इस्तेमाल करते थे, बहुत तरह की कार्विंग्स करते थे आपके दीवारों पर, स्कल्पचर्स का इस्तेमाल होता था डेकोरेशन के लिए. लेकिन अब स्कल्पचर्स का इस्तेमाल होने की जगह पे कैलीग्राफी का इस्तेमाल किया जाता था. कैलीग्राफी बहुत सुंदर तरीके से आयातें वगैरह लिखी जाती थी और बहुत ही आर्टिस्टिक वे में लिखा जाता था और वही डेकोरेशन का काम करता था. ठीक है. फिर आपका एक रेस्क्यू मेथड जो है उसका भी डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होता था. और रेस्क्यू मेथड क्या होता है, तो इसमें आपके जो पौधे जैसे आपके ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनते थे और वो आपके लगातार लेके, ये अगर पौधा आगे मैं फिगर दिखाऊंगी तो इससे मतलब बहुत सुंदर सुंदर पत्तियां वगैरह बनाएंगे, फिर हर एक से निकल रहा है, इधर से फिर ये हो रहा है, निकल रहा है, और ये फिर कुछ कुछ आपकी जो पत्तियां है वो आपके जो मेन लेयर उसमें जाकर के मिल जाती है. ठीक है. और कुल मिला के एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न आपने को देखने को मिलता है. देखिए क्या लिखा हुआ है कि इट मींट द यूज ऑफ ज्योमेट्रिकल वेजिटल, यानी प्लांट लाइक जो ऑर्नामेंटेशन है उसका इस्तेमाल होता था और उसमें से लगातार कंटिन्यूस स्टेम निकलते थे जो कि बार बार रेगुलर इंटरवल पे स्प्लिट होते हैं. यानी यहाँ निकल रहा है, इधर से स्प्लिट हो गया, फिर इधर से स्प्लिट हो गया, और फिर ये जो नेक्स्ट होते थे ये भी फिर आपके बहुत खूबसूरत होते थे और इसमें भी नेक्स्ट स्प्लिट हो जाता था. और कहीं कहीं भी जो सेकेंडरी स्टेम्स होते थे वो वापस से स्प्लिट करके जो आपका मेन स्ट्रीम है ना उसमें जाकर के मर्ज हो जाते थे. यानी यहाँ से निकल के स्प्लिट हुआ और उसके बाद में जो मेन लाइन है, जो मेन स्ट्रीम है, उसमें जाके वो मर्ज हो गया. तो ओवरऑल आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेटिव पैटर्न देखने को मिलता है. इस फिगर को देख करके आपको और बेहतर आइडिया हो जाएगा कि आखिर किस तरह से. देखिए वेजिटेबल लीफ से आप यहाँ से ये जो मेन स्ट्रीम है इससे आपके लगातार स्प्लिट होकर के निकल रहे हैं, फर्दर स्प्लिट कर रहे हैं. तो इस तरह का जो पैटर्न है ना इसको हम लोग रेस्क्यू डिजाइन कहते हैं. नेक्स्ट फीचर है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का, वो ये दैट द आर्किटेक्चर हेवनली यूज द प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योमेट्री. जो वो लोग होते थे ना उनके पास ज्योमेट्री का बहुत अच्छा खासा नॉलेज होता था और इसीलिए उनके आर्किटेक्चर में ज्योमेट्री का स्किल आपको देखने को मिलेगा, उसके प्रिंसिपल्स देखने को मिलेंगे. और वो डेकोरेटिव पैटर्न हो उनका, चाहे आप ओवरऑल जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है आप देखेंगे कि उनमें सिमेट्री, यानी चारों तरफ से, चाहे आप नॉर्थ से देखें, साउथ से देखें, ईस्ट से देखें, वेस्ट से देखें, आपको हर तरफ एक सिमेट्री देखने को मिलेगी. उस समय इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के तहत जो भी बिल्डिंग्स बनी है उनमें. नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, दैट द बिल्डिंग्स हैड इंटीग्रेट जाली वर्क. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है जाली जैसा बना हुआ है, तो ये सब जो खाली खाली जगह है दीज आर जाली. तो इस तरह के जो जाली वर्क है ये आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे. और ये जाली वर्क किस तरफ इशारा करते हैं, किस बात को सिग्निफाई करते हैं, तो वो इस बात को सिग्निफाई करते हैं कि इस्लामिक रिलीजन में, इस्लामिक धर्म में लाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है. ठीक है. यहाँ से लाइट जो है वो आसानी से आर पार आ जाती है, तो इस चीज के महत्व के कारण आपको जाली वर्क बहुत देखने को मिलेगा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में. नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट फीचर ये है दैट द वाटर वाज यूज्ड इन प्रीमिसेस इन कंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ कोर्टयार्ड, पूल, फाउंटेन एंड स्मॉल वेल्स. यानी जितने भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है उन सभी में आपको जो प्रीमिसेस होते हैं ना उसमें आपको पानी का इस्तेमाल देखने को मिलेगा. कहीं पे आपके पूल्स देखने को मिलेंगे, तो कहीं झरने के तौर पर, तो कहीं आपके स्मॉल ड्रेन्स के तौर पर हाँ आपको प्रीमिसेस के विद पानी का कुछ ना कुछ यूज देखने को मिलेगा. और पानी का इस्तेमाल किस किस पर्पस के लिए होता था, तो पहले तो रिलीजियस पर्पस के लिए होता था, दूसरा आपके जो प्रीमिसेस हैं उनको ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता था, और तीसरा डेकोरेटिव पर्पस के लिए. ठीक है. डेकोरेटिव पर्पस इन द सेंस कि आपकी जो बिल्डिंग्स है उनका एक रिफ्लेक्शन आपको पानी में देखने को मिलता है. सो डेकोरेटिव पर्पस और प्रीमिसेस की कूलिंग एंड रिलीजियस पर्पस के लिए पानी का इस्तेमाल होता था. इस्लामिक रूलर्स ने एक और चीजों का इंट्रोडक्शन किया, एंड दैट इज चारबाग स्टाइल ऑफ गार्डनिंग. अब ये चारबाग स्टाइल क्या होता है कि उन्होंने क्या किया था ना कि आपके एक बड़ा सा जो स्क्वायर ब्लॉक है उसको चार बिल्कुल बगल बगल और आइडेंटिकल गार्डन्स में उन्होंने डिवाइड करके, और इस तरह से गार्डनिंग की जो स्टाइल थे इसे चारबाग स्टाइल कहते हैं. जैसे देखो अगर आपका एक स्क्वायर पीस ऑफ ब्लॉक है तो इसमें उन्होंने मतलब चार आइडेंटिकल इस तरह के भाग में उन्होंने डिवाइड कर दिया था. ठीक है. और ये जो चार भाग है, तो चूंकि चार बाग भी इसने आइडेंटिकल चार बाग में डिवाइड कर दिया, इसीलिए इस स्टाइल ऑफ गार्डनिंग को हम लोग चार बाग स्टाइल कहते थे. और यहाँ पे फिर आपके पौधे या जो भी चीजें गार्डनिंग होती थी. ठीक है. सो ओवरऑल एक बड़े से स्क्वायर ब्लॉक को 4 आइडेंटिकल और एडजेसेंट गार्डन्स में डिवाइड किया जाता था. इसीलिए इस स्टाइल ऑफ गार्डनिंग को हम लोग चार बाग स्टाइल ऑफ गार्डनिंग के नाम से जानते हैं.
नेक्स्ट एक पिट्रा ड्यूरा। पिट्रा ड्यूरा ये आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है और इस टेक्निक का इस्तेमाल इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में आपको बहुत देखने को मिलेगा। अब ये पिट्रा ड्यूरा जो टेक्निक है इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं और जेम्स होते हैं उनको स्टोन वॉल्स में प्रॉपर्ली इनले करना, उसको जड़ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मतलब इतने अच्छे तरीके से ये चीजों को जड़ते थे, यानी जो स्टोन्स और जेम्स है उसको दीवार पे काट करके और लगाते थे कि आपको पता नहीं चलेगा, दूर से देखने पे आपको ऐसा लगेगा कि मतलब वो प्रिंटेड है, कुछ आपका पेंटिंग वगैरह की गई है। इतनी ज्यादा फाइननेस आपको देखने को मिलती है। करीब से आप जाके देखेंगे देन यू विल रियलाइज कि आपके जो इंपॉर्टेंट जेम्स और स्टोन्स है उसको वहां पर इनले किया गया है। इसी टेक्निक को पिट्रा ड्यूरा टेक्निक कहते हैं और ये आपका एक एग्जाम्पल है पिट्रा ड्यूरा टेक्निक का। नेक्स्ट जो चीज आपको देखने को मिलती है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में, दैट इज पोर साइटिंग टेक्निक। अब पोर साइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल बिल्डिंग्स के लिए होता था। इसका मतलब यह है कि आपकी जो इंस्क्रिप्शन है, बहुत सारी चीजें इंस्क्राइब की रहती थी, ठीक है, तो वो इंस्क्रिप्शन आपको हर एक जगह से एक समान लिखने की मतलब टेक्निक इस्तेमाल करते थे। पोर साइटिंग टेक्निक का मतलब यही होता है कि जो इंस्क्रिप्शन है आप नो मैटर किस जगह से देखिए आपको वो सब के सब सेम साइज में दिखाई देंगे, ठीक है। इसी टेक्निक को फोर साइटिंग टेक्निक कहते हैं और ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको लगभग सभी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में देखने को मिलते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम लोग एक बार थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे किसके किसके बीच में, तो आर्कुएट स्टाइल और ट्राबीट स्टाइल में। तो एंट्रेंस की अगर हम लोग बात करें ट्राबीट स्टाइल में, तो यूजुअली ये लेंटन कैरेक्टराइज्ड होते थे। मैंने आपको बताया था ना कि उसमें हॉरिजेंटल मतलब वर्टिकल लाइंस होते थे और उसके ऊपर हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं। बेसिकली इस तरह का, ये बीच का जो पोर्शन है वो बिल्कुल खाली होता था। इस तरह का जो एंट्रेंस है वो आपका जो ट्राबीट स्टाइल में कॉमन देखने को मिलता है। जबकि आर्कुएट स्टाइल में क्या होता है, तो बड़े बड़े गुंबद होते हैं, आर्क जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। टॉप की अगर हम लोग बात करें तो ट्राबीट स्टाइल में आपके शिखरा के कंसेप्ट है और ये शिखरा या तो आपके कॉनिकल हो सकते थे या फिर आपके कर्विलिनियर फॉर्म में हो सकते हैं। जबकि आर्कुएट स्टाइल में डोम्स का कंसेप्ट है और ये जो डोम्स हैं वो आपके हेमीस्फेरिकल शेप में होते हैं, यानी एक स्फेयर के आधा यानी हेमीस्फेयर के शेप में आपको डोम्स देखने को मिलते हैं। मीनार की अगर हम लोग बात करें तो ट्राबीट स्टाइल में मीनार्स का प्रेजेंस नहीं आपको देखने को मिलेगा, जबकि आर्कुएट स्टाइल में आपका जो मॉस्क है यानी मस्जिद उसके चारों कॉर्नर्स पे ही मीनार का प्रेजेंस आपको देखने को मिलता है। ट्राबीट स्टाइल में बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर पत्थर का इस्तेमाल होता है, जबकि आर्कुएट स्टाइल में ब्रिक का, लाइम प्लास्टर और मोर्टर इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया आर्कुएट स्टाइल और ट्राबीट स्टाइल में। अब हम लोग बात करेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड था उसके दौरान आर्किटेक्चर में किस तरह के बदलाव देखने को मिले और कौन कौन से बिल्डिंग्स क्रिएट हुई उस पीरियड में। तो जो दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड था 1206 से लेकर के 1526 तक, मतलब ये जो पीरियड था इसमें अभी इस्लामिक रूलर्स प्रॉपर्ली मतलब इन्वेजन करके मुगल्स का आगमन नहीं हुआ था। 1526 के बाद मुगल्स आ जाएंगे। उनके पहले का जो पीरियड है दिल्ली सल्तनत का पीरियड, उसके दौरान जो आर्किटेक्चर है उसको दो स्टाइल में बांटा गया है। एक तो आपका इंपीरियल स्टाइल और दूसरा है आपका प्रोविंशियल स्टाइल, ठीक है। तो इंपीरियल स्टाइल और प्रोविंशियल स्टाइल इन दोनों में अंतर क्या है, तो जो आपका इंपीरियल स्टाइल है दैट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय रूलर्स ऑफ दिल्ली। जो दिल्ली के शासक होते थे उनके संरक्षण में जो स्टाइल डेवलप किया उस स्टाइल को हम लोग इंपीरियल स्टाइल कहते हैं। और ये किस दौरान फ्लोरिश किया, तो 1191 से लेके 1557 एडी के बीच में ये फ्लोरिश हुआ। और जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थे इस पीरियड के दौरान वो थे आपकी स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी। ये कुछ प्रोमिनेंट डायनेस्टी थे जिनके अंतर्गत इंपीरियल स्टाइल दैट वाज पैट्रोनाइज्ड। सेकेंड जो हमारा स्टाइल जो हमें दिल्ली सल्तनत पीरियड के दौरान देखने को मिलता है दैट इज प्रोविंशियल स्टाइल। और ये जो स्टाइल है इसे संरक्षण किसने कौन दिया करते थे, तो जो आपके लोकल रूलर्स ऑफ फिएट्स होते थे, सामंत होते थे, उनके द्वारा इस स्टाइल को पैट्रोनाइज किया जाता था। बंगाल, बीजापुर, जौनपुर, मांडू ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे जहां पर आपको आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। हम लोग इंपीरियल स्टाइल और प्रोविंशियल स्टाइल दोनों के ही बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इंपीरियल स्टाइल में सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी से।
तो स्लेव डायनेस्टी, जिसे हम लोग इल्बरी डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, इसका रूल किस समय से किस समय तक था? तो 1206 से लेकर के 1290 एडी के बीच में स्लेव डायनेस्टी या फिर इल्बरी डायनेस्टी इन्होंने रूल किया था। और इस समय का जो आर्किटेक्चर का स्टाइल है उसे हम लोग मामलूक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मामलूक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या किस टाइप का आर्किटेक्चर था या फिर किस वंश के दौरान इसने फ्लॉरिश किया, तो स्लेव डायनेस्टी के टाइम का जो आर्किटेक्चर है उसे ही हम लोग मामलूक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। और ज्यादातर जो कंस्ट्रक्शंस थे आपको स्लेव डायनेस्टी में देखने को मिलते थे वो आपकी रीमॉडलिंग थे एग्जिस्टिंग हिंदू स्ट्रक्चर्स, यानी उस समय जितने भी आपके हिंदू स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर रहे थे उसको रीमॉडल बेसिकली करने का काम स्लेव डायनेस्टी के दौरान हुआ था। कुछ कुछ आपके मॉन्यूमेंट्स का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हुआ था इस पीरियड के दौरान, जैसे कि आपका कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है। अब ये है क्या? तो एक 5 स्टोरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी इसमें कुछ मिला के 5 ऐसे तल्ले हैं, जिसमें कि जो सबसे पहला तल्ला है ग्राउंड फ्लोर, इसको इनिशिएट किया और इसको कंप्लीट करा है कुतुबुद्दीन ऐबक। बाद की जो 3 स्टोर है ये इल्तुतमिश ने कंप्लीट करा है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे। और जो आपका 5वां स्टोरी है वो आपका फिरोज शाह तुगलक इन्होंने कंप्लीट कराया। तो ऑल टुगेदर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो 5 स्टोरी देखने को मिलेगा इस तरह का, जिसमें कि ये बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता, आगे जाके टेपर कर जाता है। बट ये आप याद रखिए कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग्राउंड फ्लोर बनाया और कुतुब मीनार की आर्किटेक्ट जो मॉन्यूमेंट है इसके बनाने की स्टार्ट उन्होंने की। बाकी ये जो 3 है इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया और जो सबसे ऊपर वाला टॉप फ्लोर है ये फिरोज शाह तुगलक ने कंप्लीट किया। आगे देखते हैं एग्जाम्पल कुतुबुल इस्लाम मॉस्क इन कुतुब मीनार प्रीमिसेस। अगर हम लोग बात करें तो जो आपका एक जैन मंदिर था अराइविन का झोपड़ा, इसको मतलब कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? कुतुबुल इस्लाम मॉस्क में, ठीक है। जो आपका एक जैन टेम्पल था ना उसको कन्वर्ट करके इस मस्जिद का निर्माण किया गया। मैंने आपको बोला ना कि जो स्लेव डायनेस्टी में ज्यादातर आपकी जो बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी वो आपके हिंदू जो एग्जिस्टिंग हिंदू बिल्डिंग्स है उसका रिकंस्ट्रक्शन या रीमॉडलिंग आपको देखने को मिले, उसी का कुछ फेरबदल कर दिया गया। उसी तरह से कुतुबुल इस्लाम जो कि एक मस्जिद है कुतुब मीनार की प्रेमिसेस में आपको देखने को मिलेगा, वो आपका 2.5 दिन का झोपड़ा जो एक जैन मंदिर था उसको कन्वर्ट करके बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं कुतुब मीनार के बारे में, ठीक है। तो जो कुतुब मीनार है इसको 13th सेंचुरी में इसका निर्माण किया गया था एंड इट इज 234 फीट हाई टिपरिंग टावर डिवाइडेड इनटू 5 स्टोरीज। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि कब इसका निर्माण हुआ, तो 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ एंड इसकी हाइट की अगर हम लोग बात करें तो ये 234 फीट हाई है और टेपरिंग टावर है, यानी कि ये नीचे की तरफ काफी इसका विड्थ ज्यादा है बट जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका विड्थ जो है वो आपका कमते जा रहा है। एंड इसके कुल मिला के 5 स्टोर्स हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो नीचे वाला है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बाद के 3 को इल्तुतमिश ने और सबसे ऊपर वाले को फिरोज शाह तुगलक इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था। जो मीनार है इसमें आपको पॉलीगोनल और सर्कुलर शेप्स दोनों का ही मिक्सचर देखने को मिलेगा और ज्यादातर इसे रेड एंड बफ सैंडस्टोन इसकी मदद से इसका निर्माण किया गया था, जबकि ऊपर के कुछ स्टोरी में आपको मार्बल का यूज देखने को मिलता है। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी जो बालकनीज है वो काफी ज्यादा डेकोरेटेड है एंड मतलब इनके पे बहुत तरह के इंस्क्रिप्शंस भी आपको देखने को मिलते हैं जो कि फोलिएटेड डिजाइन्स के साथ इंटरविंड होते हैं, यानी काफी ज्यादा मिले मिले होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके बारे में, तो कुतुब मीनार के बारे में। अब स्लेव डायनेस्टी के बाद हम लोग बात करेंगे खिलजी डायनेस्टी की। तो खिलजी डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने किस समय से किस समय तक रूल किया, तो 1290 एडी से लेकर के 1320 एडी तक इन्होंने शासन किया और इन्होंने जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर लेके आए उस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को हम लोग सेल्जुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। और ये जो आर्किटेक्चर है ये आपका सेल्जुक तुर्क्स जो थे जिन्होंने मिडिल ईस्ट और एंटोलिया का जो पार्ट रूल किया था उसके दौरान इस आर्किटेक्चर को मतलब स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो इन्होंने सेल्जुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो कि पहले से स्टैब्लिश था उसको ये लेके आए थे खिलजी डायनेस्टी के रूलर्स। इस स्टाइल में रेड स्टोन का इस्तेमाल भी, रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल मुख्य तौर पर कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है और इन्होंने आर्कुएट स्टाइल का जो इम्पोर्टेंस है इस यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि खिलजी डायनेस्टी के बाद से जो आर्कुएट स्टाइल यानी डोम्स और आर्क का के फॉर्म का जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा और
इसी टाइम में जो सीमेंटिंग एजेंट के तौर पर मोटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मिलने लगता है। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी का जो अलाई दरवाजा है वो भी आपका सेल्जुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में ही आपको देखने को मिलेगा। सिरी फोर्ट जो है वो भी आपके इसी स्टाइल में बना हुआ है। तो कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे खिलजी डायनेस्टी के दौरान जो आर्किटेक्चर था उसके बारे में। बढ़ते हैं अब हम लोग तुगलक डायनेस्टी पर। तो इस डायनेस्टी को क्या कहा जाता है, इस पीरियड को बेसिकली क्राइसिस पीरियड कहा जाता है आर्किटेक्चर का ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड एज only few construction works were undertaken। तो बेसिकली जो आर्किटेक्चर है उसके लिए ये बहुत क्राइसिस वाला पीरियड था, क्योंकि बहुत ज्यादा तरह के बिल्डिंग्स, बहुत ज्यादा तरह के कंस्ट्रक्शंस आपको तुगलक डायनेस्टी के दौरान देखने को नहीं मिलते। तो पूरे सल्तनत पीरियड में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पीरियड था जिसमें कि सबसे कम बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ या सबसे कम कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिला, तो तुगलक डायनेस्टी के दौरान देखने को मिला। और चूंकि बहुत कम कंस्ट्रक्शन था इसीलिए इस पीरियड को क्राइसिस पीरियड कहा जाता है आर्किटेक्चर के लिए। जो भी थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शन इस पीरियड में हुए उसका कंस्ट्रक्शन किसकी मदद से हुआ, किस चीज का इस्तेमाल किया गया कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ग्रे सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ। और ये लोग जो थे ना वो स्ट्रेंथ पर ज्यादा जोर देते थे, यानी आपकी जो बिल्डिंग बनी वो मजबूत ज्यादा होनी चाहिए रादर देन डेकोरेशन। साज सजावट पर उनका उतना ध्यान नहीं था, बल्कि बिल्डिंग्स के स्ट्रेंथ पे वो कई ज्यादा गुना ध्यान दिया करते थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एंट्रेंस डिजाइन के लिए आर्क और लिंटेल मेथड इन दोनों को ही कंबाइन कर दिया। अभी तक आप देखते आ रहे थे कि हमारा जो ट्रेडिशनल है उसमें लिंटेल मेथड जो है आपका ट्राबेट स्टाइल वो कॉमन है, और आप जो इस्लामिक रूलर्स हैं उन्होंने क्रूएट स्टाइल को फॉलो किया। लेकिन जो तुगलक डायनेस्टी के पीपल थे इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन किया तो उस कंस्ट्रक्शन में एंट्रेंस डिजाइन के तौर के लिए उन्होंने आर्क और लिंटेल इन दोनों का ही इस्तेमाल किया एंट्रेंस को तैयार करने के लिए। और एक तरह का कंस्ट्रक्शन स्टाइल जिसे हम लोग बैटर कहते हैं इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और इस स्टाइल में क्या होता है, तो जो वॉल्स, स्लोपिंग वॉल्स जो है उसके ये कैरेक्टरिस्टिक है बैटर स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन का, जो कि बिल्डिंग्स को ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये याद रखिएगा कि जो बैटल स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन है इसका भी इंट्रोडक्शन तुगलक डायनेस्टी के दौरान हुआ था। इसमें आपको स्लोपिंग वॉल्स देखने को मिलेंगे, और स्लोपिंग वॉल्स का फायदा ये होता है कि बिल्डिंग को अलग से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जो तुगलकाबाद की जो सिटीज है या जहांपना और जो फिरोजाबाद, ये जो शहर है ना, ये सारे के सारे तुगलक डायनेस्टी के दौरान कंस्ट्रक्ट हुए। तुगलक डायनेस्टी के बाद हम लोग बात करते हैं लोधी डायनेस्टी की। तो लोधी डायनेस्टी के अंतर्गत जो आपके हैं सिर्फ और सिर्फ मकबरों का निर्माण हुआ, सिर्फ और सिर्फ डोम्स का निर्माण हुआ। और जो डबल डोम्स का कंसेप्ट है वो भी आपके लोधी डायनेस्टी ने ही इंट्रोड्यूस किया। इसी के दौरान आपको डबल डोम्स का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। इट कंसिस्टेड ऑफ अ होलो डोम इनसाइड द टॉप डोम। क्या होता है कि जो आपका बड़ा सा गुंबद है ना, मतलब उसके विद इन आपको एक छोटा सा गुंबद देखने को मिलेगा, एक होलो गुंबद, यानी ये जो खाली है और एक बड़ा सा गुंबद। ठीक है, तो डबल डोम का जो कंसेप्ट है ये आपका लोधी डायनेस्टी लेके आए, और इसमें आपका एक होलो डोम इनसाइड होता है और बाहर में एक टॉप डोम होता है। और ये जो टोम है ये क्या करते थे, तो ये आपका स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देने का काम करते थे एंड टू लोअर द इनर हाइट ऑफ डोम। मतलब आपने देखा कि अभी तक सिंगल डोम था, यहाँ पर डबल डोम का कंसेप्ट क्यों आया? डबल डोम का कंसेप्ट इसीलिए आया ताकि आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको मजबूती मिल सके, और जो डोम की हाइट है, इनर हाइट, अंदर से देखने में वो बहुत ज्यादा ऊंचा ना लगे। तो इनर हाइट को कम करने के लिए और स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए डोम्स का कंस्ट्रक्शन किया जाने लगा। जो टॉम्स इसमें बिल्ड हुए वो दे वर वेरी हार्ड एंड बेयर, और उसमें भी बहुत ज्यादा डेकोरेशन आपको देखने को नहीं मिलता। उनको ऑक्टागोनल शेप में बनाया गया था, रफली उनके डायमीटर 15 मीटर के करीब होती थी, एंड उनको सपोर्ट करने के लिए स्लोपिंग बरामदा होता था। जैसे कि आपके लोधी गार्डन्स बने थे या आगरा का सिटी जिसको कि सिकंदर लोधी ने एस्टैब्लिश किया था, ये सारे के सारे लोधी डायनेस्टी के दौरान जो कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस हुए उसका उदाहरण है। डबल डोम आप एक बार देख लीजिए सो दैट आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका बड़ा सा डोम है और इसके नीचे आपको ये हॉलो डोम देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली यही आपका डबल डोम आर्किटेक्चर का उदाहरण है। ठीक है, कि एक बड़ा सा डोम होगा और उसके अंदर आपका एक छोटा सा डोम होगा, ये आपका हॉलो है। अब हम लोग बात करेंगे प्रोविंशियल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की, प्रोविंशियल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बेसिकली। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे बंगाल स्कूल के बारे में। तो बंगाल स्कूल के दौरान जो भी आपके बिल्डिंग्स बने उनकी खासियत यह थी कि उसको बनाने के लिए ब्रिक्स और ब्लैक मार्बल इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता था।
और जो बंगला रूफ्स जो स्लोपिंग बंगला रूफ्स का जो कंसेप्ट था वो आपके मॉस्क में कंटिन्यू देखने को मिलता है, यानी अभी भी जो मस्जिद है उसमें स्लोपिंग बंगला रूफ का यूज देखने को मिलता है। आपकी जो कदम रसौल मॉस्क है गौर अदीना में, फिर अदीना मॉस्क जो है पांडुआ में, ये सारे के सारे बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो है उसके तहत बने हैं। ये देखिए एग्जाम्पल है कदम रसौल मस्जिद का, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि अदीना मस्जिद जो कि पंडुआ में है। अब हम लोग बात करते हैं मालवा स्कूल की। So the important cities of architecture were धार एंड मांडू इन मालवा प्लेट्यू। तो मालवा प्लेट्यू में वो प्लेसेस जहां पर आर्किटेक्चर बहुत प्रोमिनेंट था दैट वाज धार एंड मांडू, और अलग अलग तरह के कलर स्टोन्स और मार्बल का इस्तेमाल किया जाता था बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के लिए। जो बिल्डिंग्स होती थी उनके विंडोज बहुत लार्ज होते थे, और ये बेसिकली जो यूरोपियन इन्फ्लुएंस है ना उसके कारण आपको बड़े बड़े विंडोज देखने को मिलते थे। एंड इनके जो आर्ट्स और पिलर्स होते थे ये काफी ज्यादा डेकोरेटेड होते थे, ठीक है। एंड जो स्टेयर्स है इसका भी, सीढ़ियों का भी इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है कि मालवा स्कूल के तहत जो भी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं उसमें बड़े बड़े आपको खिड़कियां देखने को मिलेंगी, उनमें आपके आर्क और पिलर के जरिए उनको मतलब डेकोरेट किया गया है, सीढ़ियां देखने को मिलती हैं। हालांकि आपको किसी भी तरह का मीनार उसमें देखने को नहीं मिलेगा। और मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर को हम लोग पठान स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर यानी कि पठान शैली की वास्तुकला के नाम से भी जानते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है दैट इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल अडॉप्शन ऑफ द पीरियड। मतलब जो मालवा स्कूल के तहत जो बिल्डिंग्स बनी थी ना वो आपके पर्यावरण के बेहद अनुकूल थे। पर्यावरण के हिसाब से चीजों को कैसे अडाप्ट करते हैं इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको मालवा स्कूल के आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। जितने भी आपके बिल्डिंग्स और रूम्स थे दे वर प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड, क्योंकि आपके बड़े बड़े, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बड़े बड़े आपको विंडोज वहां पे देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जो आपका पूरा बिल्डिंग्स था ना, जो पूरे रूम्स थे वो काफी ज्यादा वेंटिलेटेड थे, हवा वगैरह बहुत अच्छी से आती थी। द पेविलियंस वर लाइटली आर्म्ड which made them airy and allowed the building to remain cool in the heat। आपके जो पेविलियंस होते थे वो आपके बहुत आर्क धनुष आकार के होते थे एंड मतलब बहुत हल्के होते थे, ठीक है। सो इसके कारण आपका जो बिल्डिंग्स होता था वो आपका गर्मी कितना भी रहे तभी उसमें बहुत ठंडा सा फील होता था और हवा बहुत चलती रहती थी। नेक्स्ट क्या है कि आपको आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर्स जिसको हम लोग बाउली के नाम से जानते हैं वो भी मतलब प्रीमिसेस में कंस्ट्रक्ट किया जाने लगा ताकि आपका जो पानी है उसको स्टोर किया जा सके। फिर बिल्डिंग्स के निर्माण के लिए जो लोकली अवेलेबल मटेरियल थे, यानी कहीं दूर दूर से जाकर के मटेरियल्स लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जो आसपास में चीजें मौजूद थी उसका इस्तेमाल करके इस समय की बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता था। और बैटर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था जिसके कारण जो बिल्डिंग्स बनती थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि मालवा स्कूल का जो भी आर्किटेक्चर था उसमें आपको एनवायरमेंटल अडॉप्शन का वो बेस्ट एग्जाम्पल है। और इसके उदाहरण क्या है मार्बल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के, तो अशरफी महल और जहाज महल, ये कुछ कुछ उदाहरण है मालवा स्कूल मतलब मालवा शैली में जो आपके बने हैं बिल्डिंग्स उसके। तो यहाँ पे देखिए ये रानी रूपवती पेविलियन मांडू, इसका उदाहरण ये मालवा स्कूल का के शैली में ही बना है। फिर आपका अशरफी महल ये भी आपकी मालवा शैली में ही इसका निर्माण हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं जौनपुर स्कूल की। तो जो जौनपुर स्कूल है इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय सरकी रूलर्स एंड आल्सो नोन एज सरकी स्टाइल। तो जो सरकी शासक हैं इनके दौरान इस स्कूल का, इस शैली का विकास हुआ और इसीलिए जौनपुर स्कूल को कई बार हम लोग सरकी शैली के नाम से भी जानते हैं। और इसमें भी मीनार के यूज से को कम्प्लीटली अवॉइड किया गया, यानी इसके दौरान जो कंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं जौनपुर स्कूल के तहत उसमें आपको मीनार का प्रेजेंस देखने को नहीं मिलेगा। इन बिल्डिंग्स की जो सबसे स्पेशलिटी थी वो ये कि पेंटिंग्स जो मतलब बड़े बड़े ह्यूज वॉल्स जो थे सेंटर में और जो प्लेयर हॉल के साइड में, उसमें आपका बोल्ड और फोर्सफुल कैरेक्टर का इस्तेमाल किया गया था पेंटिंग्स में। ये इसकी एक स्पेशलिटी थी क्या, तो यूज ऑफ बोल्ड एंड फोर्सफुल कैरेक्टर्स इन पेंटिंग्स on huge walls in the center and sideways of the prayer hall। जो आपका प्रेयर हॉल था उसके साइड में और सेंटर में जो आपकी बड़ी बड़ी दीवारें थी उसमें पेंटिंग के लिए आपके बोल्ड और फोर्सफुल कैरेक्टर उसका इस्तेमाल किया जाता था। जौनपुर शैली में बने आपके मस्जिद के उदाहरण है अटाला मस्जिद जौनपुर का, ये आपका फिगर है। अब हम लोग आखिरी स्कूल पढ़ रहे हैं एंड दैट इज प्रोविंशियल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में, दैट इज बीजापुर स्कूल यानी कि बीजापुर शैली। सो ये जो बीजापुर स्टाइल कहे या फिर इसको डेक्कन स्टाइल कहे, इसका डेवलपमेंट किसके दौरान हुआ था, तो आदिल शाह जो है उनके पैट्रोनेज में इसका डेवलपमेंट हुआ था। उनके संरक्षण में इस पूरे स्टाइल का डेवलपमेंट देखने को मिलता है।
और आदिल शाह ने बहुत सारे मस्जिद, बहुत सारे मकबरे और बहुत सारे पैलेसेस का निर्माण कराया, और ये सब के सब आपस मतलब बहुत खास थे। क्यों? बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ 3 आर्कवेकेट एंड बल्बस डोम। ठीक है, तो आपका जो गुंबद होते थे ना, देवर लाइक बल्ब नुमा वो गुंबद होते थे, और यहाँ पर अग्रभाग में आपका 3 आर्क का इस्तेमाल किया गया था। दे यूज्ड लाइक 3 मेहराबों का उन्होंने इस्तेमाल किया था आगे के पार्ट के लिए, और उनके जो डोम्स होते थे दे वर लाइक बल्ब नुमा शेप के होते थे एंड एकदम लगभग स्फेरिकल होते थे, और उनका जो नेक होता था वो काफी नैरो होता था। इन्होंने कॉर्निसेस जो थे उनका भी इंट्रोडक्शन किया। और एक और खास बात जो बीजापुर शैली में देखने को मिलती थी वो था आपका सीलिंग्स का ट्रीटमेंट। जो छतों को जिस तरह से वो बनाते थे ना, कि वो बिल्कुल मतलब अपैरेंटली वो किसी भी तरह के सपोर्ट पर टिके नहीं होते थे। ऑल्दो आयरन क्लैम्प्स और जो मोटर का एक स्ट्रॉन्ग प्लास्टर जो था, इसका इस्तेमाल किया जाता था बिल्डिंग को स्ट्रेंथ देने के लिए, और जो आपकी छतें थी उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं होता था। सो ये एक बहुत ही स्पेशलिटी वाली बात थी बीजापुर शैली की। नेक्स्ट जो आपके वॉल्स होते थे यानी जो दीवारें होती थी, उसमें आपको बहुत ही खूबसूरत कार्विंग्स देखने को मिलती थी, बहुत ही खूबसूरत नक्काशी देखने को मिलती थी। बीजापुर का जो गोल गुंबद है या फिर मजूलियम जो है आदिल शाह का, ये सारे के सारे आपके बीजापुर शैली में बने हैं। ये देखिए बीजापुर की गोल गुंबद को यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरह से मैंने आपसे बात की कि दिल्ली सल्तनत के पीरियड के दौरान किस प्रकार आपके अलग अलग स्टाइल्स थे, आपके प्रोविंशियल स्टाइल, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने बात की इंपीरियल स्टाइल के बारे में, और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इसके बारे में भी मैंने आपसे बात की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, एंड आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।